दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सभागार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज इस देश की मुखर आवाज सांसद शक्ति सिंह गोहिल जी हम लोगों के साथ हैं और वो एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर आपको पत्रकार वार्ता संबोधित करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं शक्ति सिंह गोहिल जी से कि वे आपको संबोधित करें। थैंक यू। प्रेस और मीडिया के सभी साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में दिल से स्वागत करता हूं। नए साल की शुरुआत में आप सबको मिल रहा हूं, तो नए साल की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथी अभय दुबे जी, ज्योति जी, डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी, आसमा जी, रश्मि सिंह जी और प्रेस और मीडिया के साथी। चाणक्य जी ने राज सत्ता के अर्थशासन के लिए एक बहुत अच्छी बात की थी। उन्होंने कहा कि किसी भी राज सत्ता का अर्थतंत्र ऐसे होना चाहिए जैसे कमंडल होता है, जिसका ऊपर का हिस्सा बहुत बड़ा खाली रहता है और एक छोटी सी नली रहती है। जब कमंडल को भरना है आप भरो, ऊपर का बड़ा हिस्सा है, फटाक से कमंडल भर जाएगा। और जब परोसने की बात आती है तो एक जरूरत छोटी कटोरी में है तो उस नाली से, कमंडल से उस कटोरी को परोसा जाता है। उसी तरह से चाणक्य जी ने कहा कि राज सत्ता का अर्थतंत्र कमंडल जैसे फटाक से भर जाता है, उसी तरह से तिजोरी राज सत्ता की भरने के लिए जिनके पास बहुत धन है उनसे पास से ज्यादा लेना चाहिए ताकि ट्रेजरी जल्द से भर जाए। और एक छोटे गरीब के झोंपड़े में जरूरत है तो जैसे कमंडल एक छोटी कटोरी में परोसता है, वो अर्थ जो पैसा राज सत्ता के पास है वो पहले उस गरीब के झोंपड़े तक पहुंचना चाहिए। ये चाणक्य जी का अर्थशास्त्र था। भाजपा का इससे बिल्कुल उल्टा है। वो क्या कर रहे हैं? पैसे लेते हैं गरीब के झोंपड़े से, आम इंसान से, देश के नागरिकों से, जो मेहनतकश नागरिक है। आप सब मेरे सामने बैठे हैं, ऐसे काफी लोग हैं जो सैलरी से अपने पैसे कमाते हैं, वो टैक्स चोरी नहीं करते हैं। उनसे ज्यादा मिडिल क्लास से और गरीब से पैसा ये सरकार भाजपा की लेती है। और जब देने की बात आती है, मित्रों आ जाओ, बड़े उद्योगपतियों को, अपने चंद चहीते लोगों को ट्रेजरी लूटने का पूरा अवसर दिया जाता है। और इसी बात के कुछ मुद्दे मैं आपके सामने रखने के लिए आज की प्रेस वार्ता में आपसे बात करूंगा। जब आप अगर अंदाज लगाओगे तो जो आम नागरिक है वो महीने में जितना पैसा कमाता है उसमें से ज्यादा पैसे उनके खर्च होते हैं। गरीब का तो ये होता है कि आज जितनी कमाई बचत नहीं रहती है। ये भाजपा की सरकार आमदनी पे नहीं, खर्च कितना कर रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगाती है। जीएसटी हमारी सरकार भी थी, यूपीए, हमने कहा था हम जीएसटी लाएंगे। मनमोहन सिंह जी ने उसी वक्त कहा था कि ये लोगों को राहत देने के लिए है, लोगों को लूटने के लिए नहीं है। और सिस्टेमेटिक वे में इसका इंप्लीमेंट करेंगे। और सरलीकरण, सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्स, वो इसका बेस था। भाजपा ने उससे उल्टा किया और हालत क्या हुई है देश में आज कि जो आम नागरिक देश के हैं वो जीएसटी कलेक्शन में 2/3 से ज्यादा, 2/3 से ज्यादा पैसा कौन देता है? हमारे देश का आम नागरिक कंट्रीब्यूट करता है। और जो मोदी जी के चहीते 10% 10 लोग हैं, उस 10% बड़े अरबों खरबों कमाने वाले
जीएसटी में सिर्फ 3% उसका कंट्रीब्यूशन है। आप अंदाजा लगाइए कितना गैप हुआ। और इसी को चलते कुछ एक्सपर्ट लोगों ने एक बात रखी आधार के साथ कि अंग्रेजों के वक्त में हमारे देश में गैप बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिसके पास बहुत है और जिसके पास कम है, उसका फासला बहुत बड़ा था। कहते 70 साल में क्या किया, तो देश की सरकारें जो आई उसने 70 साल में उस दूरी को कम किया। लेकिन ये 10 साल में मोदी जी के शासन में चंद चहीते लोगों की संपत्ति इतनी बढ़ गई और आम हिंदुस्तानी इतना कमजोर हुआ कि आज जो अंग्रेजों के वक्त में गैप था बिटवीन हैव्स एंड हैव नॉट्स, जिसके पास कम है और बहुत ज्यादा है, उसका गैप अंग्रेजों के शासन से भी ज्यादा हमारे देश में आज के दिन में बढ़ चुका है। जब देने की बात आती है, मैंने कहा ना आपको कि ये बड़े पूंजीपतियों के लिए कमंडल का मुख खुला रखते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। 2019 में भाजपा की सेंट्रल गवर्नमेंट और मोदी ने 2 लाख करोड़ कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की। कॉरपोरेट टैक्स कौन भरता है? आप, मैं या आम हिंदुस्तानी नहीं भरता है, जो उनके चहीते दोस्त है वो कॉरपोरेट टैक्स भरते हैं। उनको 2 लाख करोड़ का कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की। फायदा क्या किसको हुआ? मोदी जी के दोस्तों को हुआ। और अगर हम कुछ कहेंगे कि दिल्ली में यहां के अशोक गहलोत जी कहेंगे कि हम 2500 रुपया एक बहन को देंगे, तो कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा को कि 2 लाख करोड़ कॉरपोरेट टैक्स में कटौती करके जो आपने बांटा, उसे क्या रेवड़ी नहीं कहोगे तो आपके पास कोई बड़ा नाम है? तो देश की जनता को बता दीजिए कि इसको आप क्या कहोगे। मैं एक और बात आपसे करना चाहता हूं। आम इंसान के लिए जीएसटी को समझना बड़ा मुश्किल है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राहुल जी ने एक सही डेफिनेशन दी है, गब्बर सिंह टैक्स। आम जनता के ऊपर गब्बर सिंह टैक्स लागू हुआ है और अलग अलग दरें हैं। ज्यादातर जो आम नागरिक जिसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उसके ऊपर 5%, 12%, 18%। जीएसटी का मेन सिद्धांत था सिंप्लिसिटी ऑफ द टैक्स, सरलीकरण करना था। उसकी जगह इतना कॉम्प्लिकेट किया, 9 स्लैब्स रखे, 9 टाइप के स्लैब्स अलग अलग, 0.25, 1.5, 3%, 5%, 7.5%, 12%, 18% और 28%, 28%। आज कोई 3 व्हीलर रिक्शा लेने जाएगा, उसमें बैठने वाला कौन है, या रिक्शा चलाने वाला, 3 व्हीलर रिक्शा चलाने वाला कौन है? देश का आम नागरिक है। वो अगर 3 व्हीलर रिक्शा लेगा, उसके ऊपर 28% टैक्स है, 28% जीएसटी है। आज के दिन में साइकिल लेने वाला मजदूर ही रहता है, साइकिल लेने जाता है कोई, तो साइकिल पे 12% टैक्स है। आप इमेजिन कीजिए कि ऐसे देश के मिडिल क्लास और गरीब से पैसे छीने जाते हैं। 50 अलग अलग चीजों पे अलग अलग स्लैब के शेष ली जाती है। चलो जीएसटी में स्टेट को भी शेयर मिलता है, पर जो शेष ली जाती है, हमारे संविधान में कहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को शेष लेने का अधिकार है। पर संविधान सभा की चर्चा में बहस हुई कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेष रेयर केस में डालेगी, वरना स्टेट का हिस्सा नहीं मिलेगा, सिर्फ सेंट्रल का तिजोरी भरेगा। संविधान सभा की यह डिस्कशन थी। पर आज मोदी सरकार राज्यों को नहीं देना है, सिर्फ अपनी जेब भरनी है। 50 अलग अलग शेष टैक्स के नाम पे आपसे हमसे वसूल
किए जाते हैं। जीएसटी में धोखाधड़ी कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? गुजरात में अभी एक विधायक के भाई का भी एक्यूज्ड में नाम खुला, बीजेपी का विधायक है। एक बीजेपी के विधायक के चाचा और 2 भतीजे जीएसटी की धोखाधड़ी में, माने जो बीजेपी से मिले हुए हैं वो जीएसटी की धोखाधड़ी करके करोड़ों करोड़ों कमा लेते हैं, और अगर दूसरे ने कोई छोटी सी गलती की है तो उसे पकड़ के डालते हैं। 2023-24 में 2 लाख करोड़ की जीएसटी की चोरी हुई है, 2 लाख करोड़ की। और इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो जीएसटी का एक सिद्धांत है कि आपने अगर कोई माल खरीदा है और उस पर पहले से जीएसटी दिया गया है तो आपकी वैल्यू एड होती है, उसी का आपको भरना है, बाकी आपको टैक्स इनपुट क्रेडिट मिलेगी। इसका सबसे बड़ा गफला भाजपा के लोग कर रहे हैं। 35,000 करोड़ ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट की चोरी हुई है, 35,000 करोड़। और वसूली वापसी कितनी हुई? सिर्फ 12%। अपने लोग हैं ना, जाने दो, कमाने दो। मोदी जी कहते हैं मैं खाता नहीं, खाने देता नहीं। वो हर चीज को आधा सच बोलते हैं। पूरा ये है कि मैं करोड़ों से कम खाता नहीं, और जो सच बोलता है उसको चैन की रोटी खाने देता नहीं। और इसी का ये नतीजा है। 2017 में मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी जीएसटी का समर्थन करती है, लेकिन इसे पूरी तैयारी और सावधानी से लागू करना वो हमारा काम था। मनमोहन सिंह जी की सलाह मानी होती तो आज देश के हालात इतने खराब नहीं होते। किसान दुखी है, ट्रैक्टर लेने जाता है, जीएसटी लगता है। किसान को अपनी कोई भी क्रॉप को बचाने के लिए दवाई लगानी है, उस क्रॉप पे 28% जीएसटी उस किसान की दवाओं पे लगता है जो उसे क्रॉप में यूज करना है, 28%। और दूसरी ओर अपने चहीते लोगों को ये फायदा देते हैं। हमारे घोषणा पत्र में हमने कुछ बातें की थी। अब जहां जहां चुनाव हारने का डर लगता है, वहां हमारे घोषणा पत्र से पहले तो मोदी जी कहते थे कि चुनाव के वक्त कैश देने का वादा वो रेवड़ी बटोरना है और नहीं करना चाहिए। अब जहां जहां जाते हैं वहां ये बातें करते हैं, हमारे घोषणा पत्र की कुछ कॉपीज करते हैं। मैं मांग करता हूं कि भाई जीएसटी में भी हमने हमारे घोषणा पत्र में जो बातें रखी थी वो जीएसटी की बातें भी घोषणा पत्र में लागू करें। आज हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते हैं अपने स्वास्थ्य की सेफ्टी के लिए, हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं। 18% उसके ऊपर जीएसटी लग रहा है। भाजपा के कुछ लोगों ने इंक्लूडिंग नितिन गडकरी कागज लिखा था, वो 7.40 करोड़ था देश में। 2000 लाख करोड़ से 7.40 लाख करोड़ से आज जीएसटी आप, मैं और आप, अपना देश कितना भर रहा है आपको जान के ताजुब होगा। 20.18 लाख करोड़, 20.18 लाख करोड़। क्या चंद सालों में इस देश के नागरिकों की आमदनी इतनी बढ़ी है? मेरा सीधा सवाल है कि जो 7.40 लाख करोड़ से 20.18 लाख करोड़ जीएसटी बढ़ गया, क्या इस देशवासी की आमदनी इतनी बढ़ी है क्या? पर हमसे टैक्स ज्यादा लेके बड़े लोगों का फायदा, ये भाजपा की नीति के खिलाफ। हमने तो बात एक जिम्मेवार विरोधी दल के नाते आप सभी के इन कैमरों के आंखों से जरिए, आपके प्रिंट मीडिया की पेन और राइटिंग के जरिए आवाम के सामने रखी है। लेकिन
आम नागरिक भी कितने परेशान है। 1 मिनट का एक वीडियो है, आप गौर से देखिएगा, हमने नहीं तैयार किया है। इस देश के एक आम नागरिक ने, मैं भी जानता भी नहीं हूं किसने बनाया, पर वो काफी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है और बड़ा एप्रोप्रिएट वीडियो बना हुआ है। वो देश के एक आम नागरिक ने बनाया है। मैं चाहूंगा कि आप भी उसको देखें, उस वीडियो को। वीडियो चलाएं प्लीज। खुली डकैती हो रही टैक्स के नाम पे, 25 की चीज मिले 100 के दाम पे। जेब काट रहे आम आदमी की ऐसे जैसे पागल कुत्ता काट। मैडम ये दुनिया में आ रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये तो खाना खा रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये तो पढ़ने जा रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये पैसे कमा रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम गाड़ी लेने जा रहा है, टैक्स लगा दो। रोड पे गाड़ी चला रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये डीजल भरवा रहा है, टैक्स लगा दो। जितनी बारी टोल पे आ रहा है, टैक्स लगा दो। मैडम ये मूवी को जा रहा है, टैक्स लगा दो। कैरेमल पॉपकॉर्न खा रहा है, टैक्स लगा दो। प्रोपेगेंडा मूवी है मैडम, टैक्स हटा दो। मूवी में सच्चाई दिखा रहा है, थिएटर जला दो। जनता के पैसे जो लूटे देश से भगा दो। फिर कोई आवाज उठाए उसको सजा दो। उसके ऊपर कोई फर्जी केस लगा दो। फिर उसके पीछे ईडी इनकम टैक्स लगा दो। फैमिली में अकेला कमा रहा है, टैक्स लगा दो। बच्चा उसका ट्यूशन जा रहा है, टैक्स लगा दो। बेटी की FD करवा रहा है, टैक्स लगा दो। मुश्किल से घर चला पा रहा है, टैक्स लगा दो। लाइफ इंश्योरेंस करवा रहा है, टैक्स लगा दो। हेल्थ इंश्योरेंस करवा रहा है, टैक्स लगा दो। But I can do a favor for this so-called middle class कि अगर उनकी चीजों पे से टैक्स हटा दो। ओ ताई कुछ तो रहम कर, या तो रिजाइन दे दे या तो टैक्स कम। ये एक आम आदमी की बनाई हुई रील है। इस देश के लोग कितने परेशान हैं और किस तरह से अपने दर्द को आवाज दे रहे हैं, ये इसका नमूना है। अब पॉपकॉर्न पे, तो कौन खाता है पॉपकॉर्न? उस पॉपकॉर्न पे आप 12, 18, 28%, 28%, माने आप 100 रुपये का पॉपकॉर्न ले रहे हो तो इस ताई को 28% आपको देना है। तो ये टैक्स टेररिज्म है, आम नागरिक के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत देने वाला है। आज किसान कॉटन पैदा करता है, वो व्यापारी को बेचता है। कॉटन के ऊपर एडवांस GST, जो भी परचेज करेगा फार्मर से, उसे एडवांस टैक्स भरना है। और फिर उसे टैक्स रिफंड कब मिलेगा? जब वो दूसरे को बेचेगा। अगर किसी वहां कॉटन मिल वाले ने कॉटन खरीदा है और उसके वहां 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने माल पड़ा रहा, एडवांस जो उसने टैक्स भरा है उसके ऊपर 1 रुपया सरकार ब्याज नहीं देगी। और अगर किसी ने टैक्स नहीं भरा तो उसके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट दोनों लगता है। किसान आज सबसे ज्यादा कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स परेशान इसी की वजह से हैं। जो व्यापारी कॉटन खरीद के कॉटन मिल्स लगा रहे हैं वो आज बैंकरप्ट हो रहे हैं और सरकार इसकी अनदेखी कर रही है, क्योंकि किसान चाहे कितने भी परेशान हो, हम उसे जग का तात कहते हैं। इस देश में किसान आंदोलित होता है, भूख पे बैठता है, भूख हड़ताल पे बैठता है। मोदी जी ने खुद उस वक्त पे जब पांव तले जमीन खिसक रही थी तब कहा था कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस गारंटी कानून लाएंगे। आज उस किसान के लिए बोले हुए खुद के लफ्ज की कोई कीमत नहीं है और ऊपर से किसानों पे GST का मार चल रहा है। आपके सवाल होंगे तो उनका स्वागत रहेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। देखिए, हम यही कह रहे हैं कि GST का बेस क्या है? सिंप्लिसिटी ऑफ टैक्स, और जहां तक हो सकता है एक स्लैब रहे। तो ये सिर्फ किसी भी तरह से लोगों की जेब काटने का काम है। अगर आपने कैरेमल बेस्ड पॉपकॉर्न कर दिया तो लग्जरी आइटम हो गई, ये ठीक नहीं है। आपके कोई भी व्हीकल आप लेते हो,
मैंने जैसे कहा कि 3 व्हीलर रिक्शो 28% क्यों? आप 28% अगर व्हीकल पे उन 3 व्हीलर रिक्शो पे लोगे तो मार किसके ऊपर आएगी? उसी तरह जो टैक्सी या पैसेंजर व्हीकल लेता है, बैंक से पैसा लेके, लोन लेके कोई टैक्सी चलाने के लिए काम करता है, 28% और ऊपर से शेष अलग से, तो ये टैक्स टेररिज्म है। राहुल जी के लफ्जों में जो सही बात है, गब्बर टैक्स है, और इसी की वजह से आम नागरिक आज परेशान है। आपकी बात सही है, 3 स्लैब्स पॉपकॉर्न पे वो नहीं होने चाहिए, या किसी भी चीज नहीं होनी चाहिए, पर पॉपकॉर्न तो उसके ऊपर 3 स्लैब कतई उसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप किसको फायदा दे रहे हो। बात सही है कि आप एक मर्यादा में टैक्स लो और देश का विकास करो, पर क्या 2 लाख करोड़ आप उन अमीर कॉरपोरेट टैक्स वालों को फायदा देते हो? क्या वो देश का विकास है? आप 17 लाख करोड़ 17 लाख करोड़ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपके दोस्त है, उनका नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए बैंक लोन हो गया, वो इस सरकार ने 17 लाख करोड़ उन उद्योगपतियों का, उन इंडस्ट्रियलिस्ट का माफ किया। और कैसे माफ किया? भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है, सच्चाई बाहर आई तो पता चला कि मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट हूं, मैं बैंक का लोन नहीं भर रहा हूं, और मैंने कहा मैं एनपीए हो गया, मेरा लोन माफ हुआ, और मैंने ही इलेक्टोरल बॉन्ड में भाजपा को पैसा दिया। माने बैंक का पैसा डूबा, मेरा फायदा हुआ, और उस फायदे में से भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड हुआ। वो पूरा हमने, जब इलेक्टोरल बॉन्ड पे जयराम रमेश जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो कौन कौन इंडस्ट्रियलिस्ट को कितना फायदा दिया और कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, मैं समझ सकता था अगर विकास सही तरह से होता। एक गरीब कोई बेहवा मेरी बहन झोंपड़े में बैठी है, उसके झोंपड़े की जगह पे अगर अच्छा घर उनका बनता है, मैं मानूंगा वो विकास हुआ। पर जिस पार्लियामेंट में मैं भी सांसद हूं, जिस पार्लियामेंट में हम बैठते थे, आप लोग भी आते हो, बहुत बढ़िया प्रभावशाली बिल्डिंग, उसको छोड़ के 28,000 करोड़ का विस्ता प्रोजेक्ट बना के एक कॉफिन टाइप बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत थी? आप उस किसान की, गरीब की मदद नहीं करते हो। और 28,000 करोड़ रुपया अगर मोदी जी के महल के लिए, या बिना वजह नई पार्लियामेंट, आप सब आते हो, हम तो अंदर बैठते हैं, पुरानी बिल्डिंग में एक पॉजिटिव वाइब्स आते थे। आजादी के बाद देश का संविधान जिस बिल्डिंग में बना, जहां पे बैठ के हम बोलते थे, कोई इको नहीं होता था। आज नए बिल्डिंग में हम बैठते हैं, शाम को सर दुखने आता है, इतना साउंड सिस्टम का इको आता है, क्योंकि 28,000 करोड़ ऊपर से पानी गिरता हुआ बिल्डिंग में कभी देखा था आपने? तो ये विकास नहीं हो रहा है। विकास जरूर हो रहा है। मुझे ये मत समझना कि मैं भाजपा को या मोदी को रावण कह रहा हूं, पर मैं एक आपको एक शासन का सिस्टम समझा रहा हूं कि लंका सोने की मानी जाती थी, कि लंका नगरी सोने की थी, तब तो विकास पुरुष रावण हुआ जिसकी नगरी सोने की। लेकिन असल में नगरी सोने की नहीं थी। मोदी, इसके रावण के चहीते जो राक्षस थे, उनके महल बड़े बड़े और सोने के थे। दूर से देखो तो लंका सोने की लगती थी, और नजदीक जाके देखो तो आम नागरिक लंका का दुखी था। सच बोलने वाला रावण का भाई भी देशद्रोही करार दिया गया था, और इसीलिए राम ने रावण का वध किया था। वो विकास पुरुष नहीं था। आज इस देश में भी वही मॉडल है कि जहां अदानी को मालामाल कर दो, इतने पैसे दो, एयरपोर्ट दो, पोर्ट दो, जो मांगे वो दो। वो कहेगा कि कोयला
इंटरनेशनल मार्केट में महंगा हो गया है, मैं ये दाम मांगता हूं, दे दो। तो ये विकास नहीं है। चंद चहीते दोस्तों का विकास और आम हिंदुस्तानी की परेशानी, ये मॉडल लंका वाला मॉडल है। डोंट कोट मी एज कि मैंने किसी को रावण कहा, क्योंकि मेरा ये संस्कार मेरी पार्टी का नहीं है कि किसी को इस तरह से हम संबोधित करें। पर शासन का जो मॉडल है वो मॉडल मैंने आपको कहा कि ये लंका मॉडल है। बात राम राज्य की करते हैं, जहां राजा अपना वेश परिवर्तित करके लोगों के बीच में जाते थे और जिसके लिए रावण से लड़ गए थे, उसी सीता माता के लिए अगर एक झोंपड़े से आवाज आई तो राजा राम ने उस सीता माता को छोड़ा था। सीता माता सती थी, उसे अग्नि परीक्षा की जरूरत नहीं होती है, कभी नहीं है, पर शक से परे राजा होना चाहिए। सीता माता ने अग्नि परीक्षा की, लेकिन मोदी का अदानी जेपीसी की परीक्षा नहीं दे सकता है। तो राम राज्य की बात करते हैं और लंका मॉडल को इंप्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल हम मानते हैं, पर पहली शुरुआत, आपको याद होगा मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और 2009 में पूरी दुनिया में रिसेशन आया था, तब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि सबसे पहले हम डीजल और पेट्रोल सस्ता करने के लिए हमारी सेंट्रल की ड्यूटी को कम करते हैं और स्टेट भी अपना वैट कम करे। मेरे पास वीडियो है, आपको चाहिए तो उस वक्त का मोदी जी का, उसने कहा ये कि हम कम नहीं करेंगे। और जब ये उन्होंने कहा था, आज हमारी सरकारें जहां पे हैं, अगर आप उसको जीएसटी में राज्य को मिलने वाले अधिकार, आप शेष लगा के, मैंने कहा 50 अलग अलग शेष के स्लैब है, उसमें 1 पैसा राज्य को नहीं मिलता है। आज तक के इतिहास में किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इतनी शेष नहीं लगाई है कि जहां से, वरना सेंट्रल जो टैक्स लेती है उसमें राज्य को हिस्सा मिलता है। शेष एक ऐसी चीज है कि स्टेट को 1 रुपया भी नहीं मिलता है। तो इसलिए हमारे राज्यों को ना जीएसटी का सही वक्त पे पैसा मिलता है, शेष के नाम पे सेंट्रल टैक्स लेती वो नहीं मिलती है, तो स्टेट के पास और कोई चारा नहीं है। फिर भी आपने देखा होगा कि राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार थी, उन्होंने फायदा भी दिया और आम आदमी को फायदा कैसे मिले, आम नागरिक को कैसे फायदा मिले, उसकी चिंता की थी। आज हमारी जहां जहां सरकारें हैं, हमने जो वादे किए थे उसको पूरा करने की हम कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।